गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं लोकेश चौधरी आप सबका श्री श्याम एजुकेशन ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ठीक है, बीएससी पार्ट सेकंड में यूनिट 5 चल रही थी, उसमें हमने आरएनएस का सिद्धांत चल रहा था। आरएनएस के सिद्धांत पे हमने पढ़ लिया था कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, OH- आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। उसी के साथ में हमने अम्ल क्षार का सामर्थ्य पढ़ रहे थे। अम्ल क्षार के सामर्थ्य में हमने अम्लों की सामर्थ्य का अध्ययन किया था और अम्ल वियोजन स्थिरांक हमने K1 का मान निकाल के भाई कौन सा आपके पास में प्रबल होता है कौन सा दुर्बल होता है वो हमने देखा था। अब इसी के साथ में हमारे पास में है क्षारों का सामर्थ्य। क्षारों का सामर्थ्य की बात करें, क्षारों की सामर्थ्य क्षारों की सामर्थ्य। अब क्षारों की जो सामर्थ्य है इसमें क्षार वियोजन स्थिरांक है। क्षार वियोजन स्थिरांक हम क्या लेंगे इसमें, वहां पे Ka था, A का मतलब एसिड, और यहाँ पे हम क्या लेंगे Kb ले लेंगे। ठीक है, तो वे क्षार जिनका क्षार वियोजन स्थिरांक क्षार वियोजन स्थिरांक उच्च होता है, क्षार वियोजन स्थिरांक उच्च होता है, वे प्रबल क्षार की श्रेणी में, वे प्रबल क्षार की श्रेणी में रखे जाते हैं, ठीक है। वे क्षार जिनका क्षार वियोजन स्थिरांक उच्च होता है वे प्रबल क्षार की श्रेणी में रखे जाते हैं। इसी के साथ में एग्जाम्पल की बात करें प्रबल क्षार के एग्जाम्पल देखें हम, तो आपके पास में प्रबल क्षार में क्या आता है NaOH, KOH और रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड ETC। ठीक है, अब बात करते हैं वे क्षार जिनका क्षार वियोजन स्थिरांक जिसको हम Kb के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें Ka था, इसमें Kb निम्न होता है, वे दुर्बल क्षार की श्रेणी में रखे जाते हैं। और दुर्बल क्षार हम देखें तो दुर्बल क्षार हमारे पास में है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, C5H5N जिसको हम पिरीडीन कहते हैं, C6H5NH2 एनिलीन हो गया, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड पिरीडीन हो गया, एनिलीन हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, प्राथमिक एमीन हो गई। ठीक है, RNH2 ले लिया हमने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया ETC। यानी कि जिनका अम्ल वियोजन स्थिरांक का मान उच्च होगा वो प्रबल क्षार, जिनका कम होगा उन्हें हम दुर्बल क्षार कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ में हमने इसका क्षार वियोजन स्थिरांक देखे। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास में एग्जांपल है NaOH और इसका हम जलीय विलयन लें तो क्या होगा Na+OH- अकॉर्डिंग टू द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम से, Kb फर्स्ट कर ले इसको हम, Kb बराबर
Na प्लस OH माइनस NaOH। और इसी के साथ हमने दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक हमने NaOH का ले लेंगे और दूसरा एग्जांपल हम NH4OH का ले लेते हैं। NH4OH, NH4 प्लस अमोनियम और OH माइनस, और यहाँ पे हमने Kb2, NH4 प्लस OH माइनस NH4OH। यहाँ Kb1 है, Kb1 ग्रेटर देन Kb2। इसके बारे में हम कह सकते हैं जो NaOH है इसका क्षार वियोजन स्थिरांक है। यहाँ पे लिखे हम NaOH क्षार का क्षार वियोजन स्थिरांक Kb1। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH के क्षार वियोजन स्थिरांक की तुलना में अधिकतम होने पर NaOH परबल क्षार होता है, जिसका आपके पास में अम्ल वियोजन स्थिरांक हो या क्षार वियोजन स्थिरांक हो। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं Kb1 NaOH ग्रेटर देन Kb2 NH4OH, यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड की तुलना में सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्षार वियोजन स्थिरांक क्या है, अधिकतम है। ठीक है, और जो हमारे पास में Kb का मान है इसको हम pKb के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि Kb को pKb के रूप में लिया जा सकता है। ठीक है, यानी Kb को हम pKb के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। pKb के रूप में कैसे लिखेंगे, यानी इसका मान किस में लेंगे, लॉग में ले लेंगे। तो pKb बराबर माइनस लॉग Kb। ये आपके पास में क्षार के लिए हो गया। अम्ल की बात करें तो pKa बराबर माइनस लॉग Ka, ये आपके पास में इसका मान लॉग में हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास में क्षारों की अम्लों की सामर्थ्य हो जाती है। ठीक है, यानी क्षारों की सामर्थ्य आपके पास में ये है, अम्लों की सामर्थ्य ये है, यानी कि आपके पास में अम्ल वियोजन स्थिरांक का मान ज़्यादा होगा तो प्रबल अम्ल, और क्षारों का ज़्यादा होगा तो प्रबल क्षार हो जाएगा, कम होगा तो दुर्बल क्षार। ठीक है, आगे आता है आर्यनीय सिद्धांत की कमियां। आर्यनीय सिद्धांत की क्या क्या कमियां हैं वो देखते हैं, इसको आप नोट कर लो। आर्यनीय सिद्धांत की कमियां, आर्यनीय सिद्धांत की क्या क्या कमियां हैं और उन कमियों को फिर दूर करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे ब्रांस्टेड-लोरी सिद्धांत। ठीक है, अब बात आती है आर्यनीय सिद्धांत की कमियां। आर्यनीय सिद्धांत की कमियां, क्या क्या कमियां हैं? आर्यनीय सिद्धांत की कमियां, लिमिटेशन ऑफ आर्यनियस थ्योरी। आर्यनीय सिद्धांत की क्या क्या कमी है? पहली कमी देखें, आर्यनीय सिद्धांत हमें ये बताता है कि वे पदार्थ जो H+ आयन देते हैं वो अम्ल होते हैं, जो OH- आयन देते हैं वो क्षार होते हैं। लेकिन हाइड्रोजन विहीन स्पीशीज भी अम्लीय गुण रिप्रेजेंट करते हैं, यानी हाइड्रोजन विहीन स्पीशीज की व्याख्या आर्यनीय सिद्धांत के अनुसार नहीं की जा सकती। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन विहीन स्पीशीज की
हाइड्रोजन विहीन स्पीशीज की अम्लीयता की व्याख्या, अम्लीयता की व्याख्या आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार, आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती है। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम आपके पास में CO2 है, SO2 है, AlCl3 है, ZnCl2 है, ये सभी हमारे पास में अम्लीय हैं, लेकिन आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार इनकी व्याख्या हम नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आर्हेनियस सिद्धांत क्या कहता है, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं, H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, लेकिन यहाँ तो हाइड्रोजन ही नहीं है। ठीक है, यानी हाइड्रोजन विहीन स्पीशीज, हाइड्रोजन विहीन स्पीशीज की अम्लीयता की व्याख्या आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार नहीं की जा सकती। आपके पास में इसके अलावा कहता है आर्हेनियस कि आपके पास में कोई भी विलयन होगा, जलीय विलयन में वो आयनों का परीक्षण देता है, तो जलीय विलयन होना वहाँ पे क्या है, आवश्यक है, लेकिन HCl गैसीय अवस्था में भी अम्लता रिप्रेजेंट करता है। दूसरा है HCl गैसीय अवस्था में अम्लीयता दर्शाता है, अम्लीयता दर्शाता है। इसने बताया कि जलीय विलयन में आपके पास में क्या है, अम्ल क्षार रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे गैसीय अवस्था में भी अम्लीयता ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा आपके पास में नेक्स्ट कमी है, आर्हेनियस के अनुसार किसी पदार्थ के जलीय विलयन ही अम्लीयता व क्षारीयता या अन्य विलायकों के अंदर उसके गुण समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार क्या है, वे पदार्थ जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं या अनुसार किसी पदार्थ का जलीय विलयन, किसी पदार्थ का जलीय विलयन अम्लता व क्षारकता के गुणों को, अम्लता व क्षारकता के गुणों को दर्शाता है तथा, ये कौन कह रहा है, आर्हेनियस, तथा अन्य विलायकों में ये गुण नष्ट हो जाते हैं, ये गुण नष्ट हो जाते हैं, अन्य विलायकों में ये गुण क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। लेकिन ऐसा होता है क्या, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता है? देखो, आर्हेनियस के अनुसार किसी पदार्थ का जलीय विलयन अम्लता व क्षारकता गुणों को दर्शाता है। अगर वहाँ पे आप अन्य विलायक ले लिया, बेंजीन, ईथर, अल्कोहल, अन्य विलायक ले लेंगे तो वो वहाँ पे गुण रिप्रेजेंट नहीं करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अन्य विलायकों में भी वो पदार्थ अपनी अम्लता का रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे HCl व NaOH अन्य विलायकों जैसे बेंजीन व ईथर में अम्लीय व क्षारीय गुणों को दर्शाते हैं, अम्लीय व क्षारीय गुणों को दर्शाते हैं। ये इसकी कमियां थी। आर्हेनियस सिद्धांत की 3 कमियां हमने देखी। पहली कमी क्या है, हाइड्रोजन विहीन स्पीशीज की अम्लीयता की व्याख्या आर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार नहीं की जा सकती, अर्थात आर्हेनियस सिद्धांत CO2, SO2, AlCl3 की जो अम्लता है इसकी व्याख्या नहीं करता, क्योंकि उसने ये कहा कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं ये किसी भी कंडीशन में H+ आयन नहीं दे सकते हैं, तो इनकी व्याख्या आर्हेनियस सिद्धांत कभी भी नहीं कर सकता। दूसरा, आर्हेनियस सिद्धांत ये कहता है कि आपके पास में कोई पदार्थ अम्ल होगा या क्षार होगा, वो डिपेंड करता है जलीय विलयन में। अगर जलीय विलयन नहीं होगा तो वे चालकता रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, आयनों में नहीं टूटेंगे, लेकिन HCl गैसीय अवस्था में भी अम्लता रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसने जलीय विलयन लिया था, लेकिन HCl है वो गैसीय अवस्था में भी क्या करता है, अपना गुण दर्शाता है।
आर्हेनियस के अनुसार किसी पदार्थ का जलीय विलयन अम्लता व क्षारकता के गुणों को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी स्पीशीज है उसको आप पानी में डालेंगे तो वह H+ आयन दे रहा है या OH- आयन दे रहा है, तो वो अम्लता व क्षारकता गुणों को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप विलायक के रूप में जल के अलावा अन्य कोई विलायक लेते हैं, जैसे बेंजीन ले लिया, अल्कोहल ले लिया, ईथर ले लिया, उस कंडीशन में अम्लों व क्षारों के गुण क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। किसके अनुसार? आर्हेनियस के अनुसार। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वैज्ञानिकों ने NaOH को ईथर और बेंजीन में डाल के देखा तो ये दोनों गुण अपने गुण दर्शा रहे हैं। जो अम्ल है वो अम्लता गुण दर्शा रहा है, जो क्षार है वो क्षारों के गुण दर्शाता है। ठीक है, ये हमारे पास में आर्हेनियस सिद्धांत की कमियां हो गई। इसी के साथ में हम नेक्स्ट जो टॉपिक है ब्रांस्टेड लोरी, उसकी तरफ चलते हैं। ब्रांस्टेड लोरी अवधारणा। ठीक है, अगर फिर भी आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से अपना कन्फ्यूज़न दूर कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ब्रांस्टेड लोरी अवधारणा, दूसरी अवधारणा 1923 में ब्रांस्टेड लोरी के द्वारा दी गई। जो आर्हेनियस की सिद्धांत में जो कमियां रह गई थी उन कमियों को दूर करने के लिए ब्रांस्टेड लोरी ने 1923 में अपना एक मत प्रस्तुत किया, एक अवधारणा प्रस्तुत की, जिसे ब्रांस्टेड लोरी अवधारणा कहते हैं। यहाँ पे दो वैज्ञानिकों के नाम है, ब्रांस्टेड और लोरी। ठीक है, आगे है ब्रांस्टेड लोरी सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत क्या है? ब्रांस्टेड लोरी अवधारणा। ब्रांस्टेड लोरी अवधारणा तो देखो, सन 1923 में आर्हेनियस सिद्धांत की कमियों को दूर करने के लिए ब्रांस्टेड लोरी ने अपनी अवधारणा, अपना मत, अपना विचार प्रस्तुत किया, जिसे ब्रांस्टेड लोरी अवधारणा कहते हैं। ठीक है, अब आगे ब्रांस्टेड लोरी ने क्या बताया उसको हम डिटेल से देखें कि ब्रांस्टेड लोरी ने क्या बताया कि वे स्पीशीज या पदार्थ जो प्रोटॉन देते हैं उसने H+ आयन OH- आयन के स्थान पे उसने प्रोटॉन शब्द यूज किया। उसने क्या लिया? प्रोटॉन। और प्रोटॉन का मतलब जो प्रोटॉन देने वाले हैं वो अम्ल होते हैं, जो प्रोटॉन लेने वाले हैं वो क्या होते हैं? क्षार होते हैं। इसी के साथ में इसने स्पेशल बात ये बताई कि यहाँ पे जलीय विलायकों के अलावा हम अन्य विलायक भी ले सकते हैं। हमारे पास में आवश्यक नहीं है कि हम जलीय विलायक ही लें। उसने कहा कि हम कैसा भी विलायक यहाँ पे प्रयुक्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आर्हेनियस के अनुसार, देखो ये आपके पास में क्या है? आर्हेनियस के अनुसार अम्ल व क्षार जलीय विलयन में क्रमशः H+ व OH- आयन देते हैं। जलीय विलयन में H+ OH- आयन देते हैं, वो अम्ल व क्षार कहलाते हैं। लेकिन ब्रांस्टेड लोरी ने बताया कि यहाँ पे विलायक कुछ भी लिया जा सकता है। ब्रांस्टेड लोरी के
ब्रांस्टेड लोरी के अनुसार विलायक जल के अतिरिक्त कुछ भी लिया जा सकता है, यहाँ पे जरूरी नहीं है जल ही लें, कुछ भी लिया जा सकता है। जल के साथ में हम अन्य विलायक भी ले सकते हैं। इंपॉर्टेंस ये नहीं है कि हमें जल का ही लेना है, हम कोई सा भी विलायक यहाँ पे प्रयुक्त कर सकते हैं। अब बात आती है इनकी परिभाषा की। ब्रांस्टेड लोरी के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन का त्याग करते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ब्रांस्टेड लोरी के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन का त्याग करते हैं, अम्ल कहलाते हैं। ठीक है। ब्रांस्टेड लोरी के अनुसार क्षार वे पदार्थ या स्पीशीज होते हैं जो प्रोटॉनों को ग्रहण करते हैं, क्षार कहलाते हैं। ठीक है। ब्रांस्टेड लोरी के अनुसार क्षार वे पदार्थ स्पीशीज होते हैं जो प्रोटॉनों को ग्रहण करते हैं, वो क्षार होते हैं। जो प्रोटॉनों को त्यागते हैं वे कहलाते हैं अम्ल। त्यागने वाले अम्ल और जो ग्रहण करने वाले हैं वो कहलाते हैं क्षार। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल HCl का आपने एग्जाम्पल लिया, H प्लस Cl माइनस, ये आपके पास में क्या है, ब्रांस्टेड अम्ल है। ये क्या कर रहा है, प्रोटॉन को त्याग कर रहा है, और प्रोटॉन को ग्रहण करने वाला NH3, और NH3 क्या कर रहा है, प्लस प्रोटॉन NH4 माइनस, ये आपके पास में क्या है, क्षार। यानी कि ब्रांस्टेड के अनुसार वे स्पीशीज या पदार्थ जो प्रोटॉन का त्याग करते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, प्रोटॉन का त्याग करते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, और जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं वो क्षार कहलाते हैं। ठीक है। इसी के साथ हमने एग्जांपल देखा HCl, H प्लस Cl माइनस, NH3 अमोनिया। अगर आपके पास में अमोनिया एक प्रोटॉन ग्रहण कर लेता है तो NH4 माइनस बना लेता है। ठीक है। यानी जो प्रोटॉनों को ग्रहण करता है वो अम्ल होता है, जो प्रोटॉनों को त्यागता है जो प्रोटॉनों को ग्रहण करता है वो क्षार होता है, जो प्रोटॉनों को त्यागता है वो अम्ल होता है। ठीक है। जल एक उभयधर्मी पदार्थ है, अर्थात जल को परबल क्षार के साथ में रखने पर अम्लीय प्रकृति, जबकि परबल अम्ल के साथ में रखने पर क्षारीय प्रकृति दर्शाता है। आगे देखिए हम इसको आप नोट कर लो, ये हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं। जल एक उभयधर्मी पदार्थ या स्पीशीज होता है, जल एक उभयधर्मी पदार्थ होता है, जल एक उभयधर्मी पदार्थ होता है, अर्थात जल को परबल क्षार के साथ रखा जाता है तो अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, जबकि जल को
परबल अम्ल के साथ रखा जाता है, परबल अम्ल के साथ रखा जाता है तो जल क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है, क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखें यहाँ पे, अगर हम जल को HCl के साथ में रख दें या हम NH3 के साथ में रख दें तो क्या होगा। देखो जैसे आपने जल को रखा, ये आपके पास में HCl है, ये आपके पास में जल है। अब परबल अम्ल है, ये आपके पास में क्या है, जल है। परबल अम्ल का कार्य क्या है, प्रोटोनों को त्यागना। ये प्रोटोन त्यागेगा और क्या बनाएगा, Cl- और ये बनाएगा HO3 पॉजिटिव। ठीक है, इसने क्या किया, प्रोटोन को ग्रहण कर लिया। इस कंडीशन में इसने क्या कर लिया, प्रोटोन को ग्रहण कर लिया है। ठीक है, इसी के साथ में हमने इसको रखा NH3 के साथ में। ठीक है, और NH3 के साथ में रखेंगे, देखो NH3 + H2। अब क्या होगा, ये प्रोटोन त्यागेगा, ये अम्ल की तरह कार्य करेगा। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, क्षार की तरह प्रोटोन ग्रहण कर रहा है। यहाँ पे प्रोटोन त्यागेगा और क्या बनाएगा, देखो NH4 अमोनियम और OH-। अब देखो यहाँ पे जल क्या है, एक उभयधर्मी है या उभयप्रोटिक कह दें कि जल यहाँ पे उभयप्रोटिक पदार्थ है, यानी वो अम्ल व क्षार दोनों की बात कार्य कर सकता है। डिपेंड ये करता है उसके साथ में क्या आ रहा है। अगर जल के साथ में परबल अम्ल आता है, यदि जल के साथ में क्या रखेंगे अपन, अम्ल को रखेंगे, तो ये क्षार की बात कार्य करेगा। इसने प्रोटोनों को ग्रहण कर लिया, H3 पॉजिटिव बना लिया। और यदि इसको अपन क्षार के साथ में रखेंगे, क्षार कार्य क्या है, प्रोटोनों को ग्रहण करना, तो क्षार को क्या करेगा, प्रोटोन दे देगा और NH4 और साथ में क्या बनाएगा, ये OH- बना लेता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारे पास में सहयुग्मी अम्ल और सहयुग्मी क्षार। सहयुग्मी अम्ल क्या होता है, सहयुग्मी क्षार क्या होता है, आगे देखते हैं। ब्रांस्टेड लोरी में ही है वो, सहयुग्मी अम्ल और सहयुग्मी क्षार। सबसे पहले हम बात करते हैं सहयुग्मी अम्ल की। सहयुग्मी अम्ल, इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड एसिड। सहयुग्मी अम्ल क्या होता है, देखो सहयुग्मी अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटोन का दान करते हैं। प्रोटोन को दान करने वाला सहयुग्मी अम्ल कहलाता है, तथा प्रोटोन दान करने के बाद में बने स्पीशीज को हम सहयुग्मी क्षार कहते हैं। ठीक है, सहयुग्मी अम्ल क्या होते हैं, देखो वे पदार्थ या स्पीशीज, जो प्रोटोन का त्याग करते हैं, प्रोटोन का त्याग करते हैं, सहयुग्मी अम्ल कहलाते हैं। अब बात करें हम इसमें सहयुग्मी क्षार की। ठीक है, अब सहयुग्मी क्षार क्या होता है, देखो या हम इसकी बात करें, इसमें थोड़ा सा हम और लिखें, कहलाते हैं तथा प्रोटोन त्यागने के पश्चात शेष बची स्पीशीज सहयुग्मी क्षार कहलाती है। देखो
कोई भी स्पीशीज हमारे पास में है, अगर वो प्रोटॉन त्याग देता है, जैसे हमारे पास में HCl है, HCl हमारे पास में क्या है, सहयुग्मी अम्ल है, वो प्रोटॉन त्याग दिया, H+ आयन त्याग दिया, अब क्या बच गया, Cl- बच गया, और Cl- आपके पास में क्या है, सहयुग्मी अम्ल है, वो सहयुग्मी अम्ल कहेंगे उसको, हम सहयुग्मी क्षार कहेंगे उसको, ठीक है। जैसे हमारे पास में फॉर एग्जांपल हमने लिया, यहाँ पे हमने लिया HCl, H+ और Cl-, इस स्पीशीज ने प्रोटॉन त्याग दिया, ठीक है। ये आपके पास में क्या है, सहयुग्मी अम्ल, और सहयुग्मी अम्ल है वो प्रोटॉन त्यागने के पश्चात जो स्पीशीज बनती है उसे हम कहते हैं सहयुग्मी क्षार, सहयुग्मी क्षार कहते हैं। अब बात आती है आपके पास में सहयुग्मी क्षार और क्या क्या हो सकता है। अब आपके पास में H+ आयन को ग्रहण करेगा वो क्या होगा, ठीक है। इसी के साथ में सहयुग्मी क्षार वे स्पीशीज होते हैं जो H+ या प्रोटॉन को ग्रहण कर सकते हैं, और प्रोटॉन ग्रहण करने के पश्चात जो स्पीशीज बनती है उसे हम कहते हैं सहयुग्मी अम्ल, ठीक है। आगे हम इसको और इसकी एक परिभाषा और देखें हम सहयुग्मी क्षार की। सहयुग्मी क्षार, ठीक है। सहयुग्मी क्षार, सहयुग्मी क्षार वे स्पीशीज होते हैं, वे स्पीशीज होते हैं जो प्रोटॉनों को ग्रहण करते हैं, जो प्रोटॉनों को ग्रहण करते हैं तथा प्रोटॉनों को ग्रहण करने के पश्चात बनी स्पीशीज सहयुग्मी अम्ल कहलाती है। इसको समझें हम थोड़ा सा। वे पदार्थ या स्पीशीज जो प्रोटॉनों का त्याग करते हैं सहयुग्मी अम्ल कहलाते हैं, और प्रोटॉन त्यागने के पश्चात जो स्पीशीज बनती है, जैसे हमने एग्जांपल लिया, देखो इस एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाते हैं। HCl + H2O और हमारे पास में क्या बन गया, Cl- H3O पॉजिटिव। पहले वाली लाइन को देखो, वे पदार्थ या स्पीशीज जो प्रोटॉनों का त्याग करते हैं सहयुग्मी अम्ल कहलाते हैं, सहयुग्मी अम्ल कहलाते हैं। यहाँ पे HCl है और H2O है। HCl कार्य यहाँ पे क्या होगा, परबल अम्ल है, तो ये प्रोटॉन त्यागेगा, प्रोटॉन त्याग दिया। प्रोटॉन त्यागने वाला क्या है, कॉन्जुगेटेड एसिड, कॉन्जुगेटेड एसिड, Ca का मतलब क्या है, कॉन्जुगेटेड एसिड। ये प्रोटॉनों का त्याग कर रहा है, और प्रोटॉन त्यागने के बाद आपके पास में ये वाली स्पीशीज बन गई Cl-, ये क्या कहलाएगी, कॉन्जुगेट बेस। पहली लाइन का अर्थ यही है, वे पदार्थ या स्पीशीज जो प्रोटॉनों का त्याग करते हैं सहयुग्मी अम्ल कहलाते हैं। प्रोटॉन त्यागने के पश्चात शेष बची स्पीशीज सहयुग्मी क्षार कहलाता है। ये सहयुग्मी अम्ल, ये सहयुग्मी क्षार। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, सहयुग्मी क्षार वे स्पीशीज होती हैं, सहयुग्मी क्षार वे स्पीशीज होते हैं जो प्रोटॉनों को ग्रहण करते हैं। प्रोटॉनों को ग्रहण किसने किया, इसने ग्रहण किया, और ये आपके पास में क्या है, कॉन्जुगेट बेस। इसको आप क्या कह देंगे, कॉन्जुगेट बेस कह देंगे, ठीक है। और प्रोटॉनों को ग्रहण करने के पश्चात जो नई स्पीशीज बनती है उसे हम कहते हैं सहयुग्मी अम्ल। और इसको हम 5-7 एग्जाम्पल के साथ में देखेंगे कौन सा प्रोटॉन त्याग सकता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम रिवाइज करें ब्रांस्टेड-लोरी को। ब्रांस्टेड-लोरी के अनुसार देखो, सन 1923 के अंदर जो आरएनए सिद्धांत में जो भी कमियां थी, आरएनए सिद्धांत में जो भी कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए ब्रांस्टेड-लोरी ने अपना मत, अपना विचार प्रस्तुत किया, जिसे ब्रांस्टेड-लोरी सिद्धांत कहते हैं। मुख्य कमी ये थी, आरएनएस ने ये बताया कि सभी जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। जलीय विलयन ज़रूरी नहीं है आपके पास में, कई आपके पास में ऐसे भी हैं जो अन्य विलायकों में भी H+ आयन दे सकते हैं, ठीक है। उसने क्या किया,
उसने जो आपके पास में H प्लस आयन OH माइनस आयन है उसको हटा के उसने प्रोटॉन शब्द काम में लिया, ठीक है। और प्रोटॉन पे उसने बताया कि वे पदार्थ या स्पीशीज जो प्रोटॉन का त्याग करते हैं, जो प्रोटॉन को त्यागते हैं, यानी स्वयं में से प्रोटॉन को त्यागते हैं HCl, स्वयं में से H प्लस को त्यागेगा Cl माइनस बच जाएगा, प्रोटॉन को त्यागते हैं वे कहलाते हैं अम्ल। वे पदार्थ या स्पीशीज जो प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं, प्रोटॉन को क्या करते हैं, वो ग्रहण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं क्षार। प्रोटॉनों को ग्रहण करने वाले क्षार प्रोटॉनों को त्यागने वाले अम्ल होते हैं, ठीक है। इसी के साथ में उन्हें बताया कि आपके पास में यहाँ पे कोई विशिष्ट नहीं है कि आप विलायक के रूप में जल ही प्रयुक्त करें, आप विलायक के रूप में अन्य विलायक भी काम में ले सकते हैं, ईथर, बेंजीन, एल्कोहल, वो भी काम में ले सकते हैं। उसी के साथ उसने बताया जैसे आपके पास में ब्रांचेड लोरी ने HCl दिया, H प्लस आयन Cl माइनस, इसमें देखो आपके पास में क्या है, ये स्पीशीज क्या कर रही है, HCl है, H प्लस आयन का त्याग कर रही है, तो आपके पास में क्या है, ये अम्ल है, ब्रांचेड अम्ल कह देंगे। जो स्पीशीज NH3 है, अमोनिया है, अमोनिया को उसने अगर आरएनएस के अनुसार देखें तो NH3 कभी भी OH माइनस आयन नहीं दे सकता, कभी भी OH माइनस आयन नहीं दे सकता, ठीक है। वो आपके पास में कभी भी क्षार की परिभाषा वहाँ से हम नहीं दे सकते, कभी इसमें OH माइनस आयन हो ही नहीं सकता। OH माइनस आयन नहीं होगा उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, इसमें देखो आपके पास में क्या है, लोन पेयर है। अब ये आसानी से प्रोटॉन के साथ में क्या करेगा, बॉन्डिंग कर लेगा। बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास में है, इसके पास में है। यानी पर कह सकते हैं जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो क्षार कहलाता है, जो प्रोटॉन को ग्रहण करे या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे उसे हम क्या कहते हैं, क्षार, ठीक है। यहाँ पे इसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, NH4 बना लेगा, अमोनियम बना लेगा, ठीक है। अब आपके पास में करते हैं जल। अब देखो जल आपके पास में एक इंपॉर्टेंट पदार्थ है, यानी जल एक उभय प्रोटिक पदार्थ है, उभय धर्मी पदार्थ है, जो क्षार व अम्ल दोनों की भांति कार्य कर सकता है। कब आपके पास में अम्ल होगा, कब आपके पास में क्षार होगा, उसके लिए आपके पास में इंपॉर्टेंट क्या है, देखो आपके पास में जब जल को आप अम्ल के साथ में रखेंगे, जब जल को आप प्रबल अम्ल के साथ में रखेंगे उस कंडीशन में जल क्या करेगा, प्रोटॉनों को ग्रहण करेगा, और प्रोटॉनों को ग्रहण करने वाला क्या बन जाता है, क्षार। जब आपके पास में जल प्रोटॉनों को त्यागता है, यानी आपके पास में प्रोटॉन कब त्यागेगा जल, जब उसके साथ में आप क्या रखेंगे, प्रबल क्षार, क्योंकि प्रबल क्षार कार्य क्या है, प्रोटॉनों को ग्रहण करना। उस कंडीशन में जल क्या करेगा, प्रोटॉनों को त्यागेगा, उस प्रोटॉन को क्षार ग्रहण कर लेगा। उस कंडीशन में प्रोटॉन कौन त्याग रहा है, जल, और जल को अपन क्या मान लेंगे, अम्ल, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं जल एक उभयधर्मी पदार्थ होता है, अर्थात जल को प्रबल क्षार के साथ में रखा जाता है तो अम्लीय गुण दर्शाता है, जबकि जल को प्रबल अम्ल के साथ में रखते हैं तो वो क्षारीय गुण दर्शाता है। यानी जल आपके पास में H प्लस और OH माइनस है, ठीक है। इस H प्लस को यानी प्रोटॉन को त्याग सकता है तो क्या बना लेगा, OH माइनस आयन बना लेगा, और यदि आपके पास में प्रोटॉन को ग्रहण कर ले तो H3O पॉजिटिव बना सकता है। यानी प्रोटॉन ग्रहण भी कर सकता है और प्रोटॉन डोनेट भी कर सकता है, डिपेंड ये करता है इसके साथ में कौन आ रहा है। प्रबल अम्ल आएगा तो क्षार बन जाएगा, प्रबल क्षार आएगा तो अम्ल बन जाएगा, ठीक है। इसी के साथ में हमारे पास में आता है इसमें सहयुग्मी अम्ल है, यानी प्रोटॉनों को त्याग के प्रोटॉन, अब देखो वे पदार्थ स्पीशीज जो प्रोटॉनों का त्याग करते हैं सहयुग्मी अम्ल कहलाते हैं, तथा वे पदार्थ प्रोटॉनों को त्यागने के पश्चात जो स्पीशीज बनती है उसे सहयुग्मी क्षार कहते हैं। इसको अपन समझे, देखो एग्जांपल से, जैसे हमने एग्जांपल लिया, देखो एग्जाम्पल है HCl प्लस H2, और इसको ऐसे देखें, आपके पास में Cl माइनस H3O पॉजिटिव। अब यहाँ रिएक्शन यदि हमारे पास में फॉरवर्ड हो रही है, रिएक्शन हमारे पास में क्या है, फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड रिएक्शन हम देखें तो देखो HCl का कार्य क्या है, प्रोटॉनों को त्यागना, ठीक है। HCl क्या करेगा, प्रोटॉनों का त्याग करेगा, और प्रोटॉनों का त्याग करने के बाद में Cl माइनस स्पीशीज बनाता है। इसको हम क्या कह सकते हैं, कॉन्जुगेट एसिड, यानी कि सहयुग्मी अम्ल, सहयुग्मी अम्ल।
और आपके पास में कोई भी स्पीशीज प्रोटोनों को त्याग करने के पश्चात HCl प्रोटोनों को त्यागने के बाद में जो स्पीशीज बचती है उसे हम कहते हैं सहयुग्मी क्षार, सहयुग्मी क्षार, कॉन्जुगेट बेस, शॉर्ट में इसको कह सकते हैं CV। अब आपके पास में H2 क्या है, ये परबल अम्ल है, इसका कार्य क्या है, प्रोटोन को ग्रहण करना। ये प्रोटोन क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, तो ये आपके पास में क्या होगा, सहयुग्मी क्षार, सहयुग्मी क्षार यानी कॉन्जुगेट बेस। और प्रोटोनों को ग्रहण करने के बाद में जो स्पीशीज बनती हैं उसे हम कहते हैं सहयुग्मी अम्ल। यानी रिएक्शन आपके पास में इस साइड में जा रही है, अब रिएक्शन इस साइड में आए तो Cl- क्या करेगा, प्रोटोनों को ग्रहण करेगा, इससे प्रोटोन लेगा कि नहीं लेगा, यहाँ पे प्रोटोन त्यागने के लिए कुछ है ही नहीं, ठीक है। प्रोटोन इससे लेगा तो इससे आपके पास में क्या बन जाएगा, देखो इससे हम वापस देखें तो आपके पास में जल का अणु बन जाएगा, और इससे आपके पास में क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा, ठीक है। दोनों की कंडीशन आपके पास में क्या, H3O से H2O बन रहा है, Cl- से HCl बन रहा है, इसने प्रोटोन ग्रहण कर लिया सहयुग्मी क्षार, इसने प्रोटोन त्याग दिया सहयुग्मी अम्ल बन गया, ठीक है। इस समझ में आया क्या आपके पास में, रिएक्शन बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों देखें। आपके पास में HCl क्या है, परबल अम्ल जल। अभी हमने रखा था कि जब जल किसी परबल अम्ल के साथ में रखा जाता है तो क्षार की बात ही कार्य करता है, क्षार बन गया, इसने प्रोटोन त्यागा, इसने ग्रहण कर लिया, त्यागने वाला अम्ल, ग्रहण करने वाला क्षार। फिर त्यागने के बाद में जो स्पीशीज बचती है Cl- बच गया तो सहयुग्मी क्षार कह देंगे, जो इसने प्रोटोन ग्रहण किया है उसको सहयुग्मी अम्ल कह देंगे। अब रिएक्शन अपन इस साइड में देखें, ये प्रोटोन त्यागेगा सहयुग्मी क्षार, प्रोटोन त्यागने वाला आपके पास में क्या है, सहयुग्मी अम्ल, और प्रोटोन त्यागने के पश्चात H2 बन गया, इसने प्रोटोन ग्रहण किया, वापस क्या बन गया, HCl बन गया, ठीक है। ये हमारे पास में सहयुग्मी अम्ल और सहयुग्मी क्षार है। और भी इसमें हम बहुत से एग्जाम्पल देख सकते हैं जो सहयुग्मी अम्ल और सहयुग्मी क्षार की बात कार्य करते हैं। जैसे हमारे पास में एक टेबल बना के देखें हम इसको, जैसे हमारे पास में है सहयुग्मी अम्ल, सहयुग्मी अम्ल शॉर्ट में कह देंगे कंजुगेटेड एसिड, और दूसरा है सहयुग्मी क्षार। सहयुग्मी क्षार की बात करें जिसको हम कह देंगे कॉन्जुगेटेड बेस। अगर आपके पास में जल है, अगर आपके पास में क्या है, जल है, पहला हमने लिया H2, अगर ये प्रोटोन त्याग दे तो क्या बचेगा, OH-, अगर ये प्रोटोन त्याग देगा तो आपके पास में क्या बचेगा, OH-, और प्रोटोन त्यागने के पश्चात जो स्पीशीज शेष बचती है उसे हम क्या कहते हैं, सहयुग्मी क्षार कहते हैं। दूसरा कंपाउंड हमारे पास में है H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव, ठीक है। अब ये भी आपके पास में क्या है, सहयुग्मी अम्ल है, ये प्रोटोन त्यागेगा आपके पास में क्या बना लेगा, जल बना लेगा, प्रोटोन त्यागा आपके पास में क्या बन गया, जल बच गया। तीसरा आपके पास में एग्जाम्पल है NH4+, NH4+ भी प्रोटोन त्याग सकता है और क्या बना सकता है, NH3 बना सकता है, क्या बना सकता है वो, NH3 बना सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखें, जैसे हमारे पास में है HCl, HCl से हमारे पास क्या बनेगा, Cl- बन जाएगा, और H2SO4 हो तो आपके पास में क्या बनेगा, SO4- बन जाता है, और HNO3 हो तो NO3-, NO3-। देखो वे पदार्थ स्पष्टी जो प्रोटोनों का त्याग करते हैं, यहाँ पे ये सभी क्या कर रहे हैं, प्रोटोनों का त्याग कर रहे हैं, ये सभी क्या कर रहे हैं, प्रोटोन का त्याग कर रहे हैं। ये प्रोटोन त्यागेगा OH-, यहाँ से H निकल गया OH-, यहाँ से एक H कम हो गया, प्रोटोन कम हो गया H2O, यहाँ NH4 था NH3 हो गया, HCl से Cl बच गया, H2SO4 में आपके पास में HSO4 बनता है, फिर एक प्रोटोन त्यागने के बाद में SO4-2 बन जाता है, फिर आपके पास में HNO3 है वो NO3-, ठीक है। इसको नोट करो, फिर हम एक टेबल और बनाते हैं। अब हम क्षार के लिए बनाएं सहयुग्मी क्षार और सहयुग्मी अम्ल, सहयुग्मी क्षार और सहयुग्मी अम्ल, इसी के आधार पर हम बना सकते हैं सहयुग्मी अम्ल और सहयुग्मी क्षार। यही देखिए हम
सहयुग्मी अम्ल और सहयुग्मी क्षार, सहयुग्मी क्षार कॉन्जुगेट बेस और सहयुग्मी अम्ल कॉन्जुगेट एसिड। अगर यहाँ पे हमने OH माइनस आयन लिया, अगर आपके पास में क्या हो OH माइनस आयन हो, या आपके पास में अपन जल ले लेते हैं पहले, माना आपके पास में पहला जल है, जल आपके पास में क्या है सहयुग्मी क्षार है, यानी कि प्रोटॉन यहाँ पे ग्रहण करेगा और प्रोटॉन ग्रहण करेगा तो क्या बनेगा H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव बनेगा। अगर आपके पास में NH3 है, NH3 है तो ये भी क्या करेगा प्रोटॉनों को ग्रहण करेगा और क्या बनाएगा NH4 प्लस बना लेगा। अगर आपके पास में Cl माइनस है, आपके पास में क्या है Cl माइनस है तो क्या बनाएगा वो HCl बना लेगा। और आपके पास में OH माइनस है तो आपके पास क्या बना लेगा ये H2O बना लेगा। ठीक है, ये आपके पास में सहयुग्मी अम्ल और सहयुग्मी क्षार हो गया। इसको अपन एक बार और एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, दोबारा समझे सहयुग्मी अम्ल और सहयुग्मी क्षार क्या होता है। अम्ल क्या होता है प्रोटॉन त्यागने वाला, और सहयुग्मी अम्ल क्या होगा वे पदार्थ के स्पेसी जो प्रोटॉन का त्याग कर दे, प्रोटॉन को त्यागने वाला सहयुग्मी अम्ल। प्रोटॉन त्यागने के बाद, प्रोटॉन त्यागने के बाद जो स्पेसीज बचती है उसे कहते हैं सहयुग्मी क्षार। ठीक है, यानी कि आपके पास में HCl है, HCl प्रोटॉन त्याग सकता है, प्रोटॉन त्यागेगा और क्या बना लेगा Cl माइनस। ये आपके पास में क्या है कॉन्जुगेट एसिड सहयुग्मी अम्ल, और ये आपके पास में क्या है सहयुग्मी क्षार। यानी कि प्रोटॉन त्यागने के बाद में जो स्पेसीज बचती है उसे कहते हैं सहयुग्मी क्षार। आपके पास में H2O था, प्रोटॉन इसने क्या किया माइनस किया, OH माइनस बच गया। H3O पॉजिटिव है, प्रोटॉन त्यागा जल बन गया। NH4 अमोनियम अमोनिया बन गया। HCl से Cl माइनस बच गया। H2SO4 से SO4 माइनस बच गया। नाइट्रिक अम्ल से NO3 माइनस बच गया। ठीक है, यहाँ पे आप H2SO4 का वियोजन करते हैं तो 2H प्लस SO4 माइनस 2 में वियोजन होता है। यहाँ पे आप HSO4 मत करना। ठीक है, फिर बात आती है सहयुग्मी क्षार। क्षार के हमारे पास में क्या है वे स्पेसीज होते हैं जो प्रोटॉनों को ग्रहण कर सकते हैं। जल प्रोटॉनों को ग्रहण कर सकता है, प्रोटॉनों को त्याग भी सकता है। यहाँ पे जल ने प्रोटॉन ग्रहण कर लिया तो क्या बन गया सहयुग्मी क्षार। और प्रोटॉन ग्रहण करने के बाद में जो स्पेसीज बनती है नई उसे कहते हैं सहयुग्मी अम्ल। ये आपके पास में क्या है सहयुग्मी अम्ल है। फिर आपके पास में NH3 था, इसने भी प्रोटॉन ग्रहण किया NH4 बना लिया। फिर Cl माइनस है, ये भी प्रोटॉन ग्रहण करके HCl बना लिया। फिर आपके पास में OH माइनस है H2O। ठीक है, अब ये वापस प्रोटॉन त्याग सकते हैं, प्रोटॉन ये वापस त्याग सकते हैं। ये आपके पास में H2O बना सकता है, NH3 बना सकता है, Cl माइनस बना सकता है, OH माइनस बना सकता है। ठीक है, अब आगे आता है आपके पास में जो एसिटिक अम्ल है। देखो जल आपके पास में क्या है जल उभयप्रोटिक है, उसी के अनुसार जो एसिटिक अम्ल है वो भी क्या है उभयप्रोटिक है। यानी कि आपके पास में एसिटिक अम्ल प्रोटॉन ग्रहण भी कर सकता है, प्रोटॉन त्याग भी सकता है। अब डिपेंड करेगा, अगर एसिटिक अम्ल के साथ में आपने प्रबल अम्ल रख दिया, उससे प्रबल वाला अम्ल वहाँ पे रख देंगे तो क्या करेगा वो प्रोटॉनों को ग्रहण कर लेगा, और दुर्बल अम्ल रख देंगे उससे तो वो प्रोटॉन को त्याग देगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट में आपके पास में नोट, ये इंपॉर्टेंट नोट है। नोट भी लिखेंगे हम। एसिटिक अम्ल CH3COOH, एसिटिक अम्ल उभयप्रोटिक पदार्थ, उभयप्रोटिक पदार्थ होता है, उभयप्रोटिक पदार्थ
होता है। कब ये प्रोटॉन ग्रहण करेगा, कब ये प्रोटॉन त्यागेगा, देखो। अर्थात CH3COOH को परबल अम्ल के साथ रखा जाता है तो CH3COOH प्रोटॉन को ग्रहण करता है तथा CH3COOH को दुर्बल अम्ल के साथ, इससे भी क्या हो, दुर्बल अम्ल के साथ रखा जाता है तो एसिटिक अम्ल प्रोटॉन का त्याग करता है, या प्रोटॉन ग्रहण भी कर सकता है और प्रोटॉन को त्याग भी सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए हमारे पास में, अगर हम NaHNO3 और CH3COOH नाइट्रिक अम्ल है, ये हमारे पास में नाइट्रिक अम्ल है, ये हमारे पास में एसिटिक अम्ल है, और ये हमारे पास में परबल अम्ल है, और ये दुर्बल अम्ल है। ठीक है, अब क्या होगा देखो, नाइट्रिक अम्ल क्या करेगा, अपना प्रोटॉन त्यागेगा और क्या बनाएगा, NO3- प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O। अब ये आपके पास में ये OH- वाला है, ये क्या करेगा, प्रोटॉन को ग्रहण कर लेगा, और प्रोटॉन ग्रहण करेगा इस प्रकार बना लेगा एसिटिक। ठीक है, आपके पास में ये जो एसिटिक अम्ल है वो किसका कार्य करेगा, यहाँ पे प्रोटॉन को ग्रहण किया है। ठीक है, ये प्रोटॉन देने वाला है कॉन्जुगेट एसिड, सहयुग्मी अम्ल, और ये प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है सहयुग्मी क्षार। ठीक है, अगर इसके साथ में हम क्या रखते, NH3 रख देते। ठीक है, और एसिटिक अम्ल रख दें यहाँ पे। ठीक है, NH3 और COOH। इस कंडीशन में क्या होगा देखो, NH4 प्लस और CH3 C डबल बॉन्ड O-। दोबारा समझे इसको, एसिटिक अम्ल उभय प्रोटिक पदार्थ होता है, यानी कि यह प्रोटोनों का त्याग भी कर सकता है, प्रोटोनों को ग्रहण भी कर सकता है। ठीक है, एसिटिक अम्ल को परबल अम्ल के साथ में रखेंगे तो अम्ल क्या करता है, प्रोटोनों का त्याग करता है। अम्ल प्रोटोन को त्याग करेगा तो इसको ग्रहण करना पड़ेगा, ये प्रोटोन का त्याग कर रहा है, इसको ग्रहण करना पड़ेगा, इसने ग्रहण कर लिया, देखो पहले OH था, एक H और ऐड हो गया। अगर इसको परबल क्षार के साथ में रख दें, CH3COOH को, एसिटिक अम्ल को परबल क्षार के साथ में रखेंगे तो परबल क्षार क्या करेगा, इससे प्रोटॉन ग्रहण करेगा। अब ये प्रोटॉन देगा, ये प्रोटोन लेगा, ये देने वाला है, तो CH3 एसीटेट बन जाएगा, और ये प्रोटॉन ले लिया, अमोनियम बन गया। ठीक है, इसी के साथ हम कह सकते हैं कि हमारे पास में जो एसिटिक अम्ल है वो कैसा है, जल की तरह हमारे पास में कैसा है, वो उभय प्रोटिक है। कैसा है वो, उभय प्रोटिक। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार प्रोटोनों का ग्रहण करना और प्रोटोनों का त्यागना है वो डिपेंड करता है प्रोटोन बंधुता पर, यानी कि कौन प्रोटोन ग्रहण करेगा, कौन प्रोटोन त्यागेगा, वो डिपेंड करता है प्रोटोन बंधुता पर। ठीक है, ये समझ में आ गया। एसिटिक अम्ल भी कैसा है, उभय प्रोटिक है, जल की तरह ही है। अगर परबल अम्ल लेंगे तो ऐसा होगा, परबल क्षार लेंगे तो ऐसा होगा। ठीक है, आगे देखो, नोट में लिखेंगे, इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार
प्रोटॉनों का ग्रहण व त्याग, इस सिद्धांत के अनुसार प्रोटॉनों का ग्रहण एवं त्याग प्रोटॉन बंधुता पर निर्भर करता है कि कब आपके पास में प्रोटॉन त्यागा जाएगा और कब आपके पास में प्रोटॉन ग्रहण होगा, वो उसकी बंधुता पर निर्भर करता है। क्षारों की प्रोटॉन बंधुता बढ़ने पर क्षारीय प्रकृति बढ़ती है। क्षारों की प्रोटॉन बंधुता बढ़ने पर क्षारों की प्रोटॉन बंधुता क्षारीय प्रकृति बढ़ती जाती है। क्षारीय प्रकृति बढ़ती जाती है, जबकि अम्लों की प्रोटॉन बंधुता बढ़ने पर अम्लीय प्रकृति घटती जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं प्रोटॉन बंधुता प्रोपोर्शनल 1/, अम्लीयता प्रोपोर्शनल क्षारीयता। यानी प्रोटॉन बंधुता बढ़ेगी तो क्षारीयता बढ़ेगी, और प्रोटॉन बंधुता आपके पास में अम्लीय में देखें तो आपके पास में प्रोटॉन बंधुता आपके पास में क्या होगी, कम होगी। यानी आपके पास में ये वाला बढ़ेगा तो ये वाला मान कम हो जाएगा, ये वाला मान यहाँ बढ़ेगा तो इसके साथ में क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है। प्रोटॉन बंधुता क्या होती है? किसी क्षार के द्वारा प्रोटॉन ग्रहण करने की जो अभिक्रिया है, यानी आपके पास में प्रोटॉन बंधुता का मतलब ये है कि आपके पास में किसी स्पीशीज के द्वारा प्रोटॉनों को जो ग्रहण करना है वो सामर्थ्य है। ठीक है। और यहाँ पे प्रोटॉन बंधुता का मान बढ़ेगा तो उसकी क्षारीय प्रकृति क्या होती है, बढ़ती है, और प्रोटॉन बंधुता यहाँ पे कम होगी तो अम्लीयता बढ़ेगी। ठीक है। ये वाला मान कम तो ये वाला मान ज़्यादा हो जाएगा, ये वाला मान ज़्यादा तो ये वाला मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है। अब आपके पास में देखो कोई स्पीशीज है B-, ये आपके पास में कोई प्रोटॉन है। ठीक है। और आपके पास में क्या बन गया, BH बन गया, और साथ में आपके पास में प्रोटॉन बंधुता। यानी कि किसी स्पीशीज के साथ में प्रोटॉन जुड़ने पर, किसी स्पीशीज या पदार्थ के साथ या किसी स्पीशीज का प्रोटोनों को ग्रहण करने के बाद या प्रोटॉन के साथ में बॉन्डिंग करने के साथ जो ऊर्जा निकलती है, जो ऊर्जा मुक्त होती है, उसे कहते हैं प्रोटॉन बंधुता। यानी कि किसी स्पीशीज में प्रोटोनों का जुड़ना प्रोटॉन बंधुता कहलाती है। और जो क्षारीय होते हैं उनकी प्रोटॉन बंधुता क्या होती है, ज़्यादा होती है, और जो अम्लीय होते हैं उनकी प्रोटॉन बंधुता क्या होती है, कम होती है। ठीक है। इसी के साथ में आपके पास में जो प्रोटॉन बंधुता है, प्रोटॉन बंधुता सामान्य बोन हैबर चक्र की सहायता से, प्रोटॉन बंधुता सामान्य बोन हैबर चक्र की सहायता से ज्ञात की जा सकती है। बोन हैबर चक्र की सहायता से ज्ञात की जा सकती है। और बोन हैबर चक्र क्या होता है, देखो PA का मतलब क्या है, प्रोटॉन बंधुता। फिर आपके पास में DE IP माइनस EA। PA का मतलब होता है प्रोटॉन बंधुता, और D का मतलब होता है वियोजन ऊर्जा। IP होता है आयनन विभव, और EA होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता। किसी भी स्पीशीज के लिए हमारे पास में उसकी
वियोजन ऊर्जा कितनी है, उसका आयनन विभव कितना है, उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कितनी है। यदि ये सभी मान हमारे पास में होंगे, इन दोनों को जोड़ के इन दोनों को जोड़ के और ये वाला मान इसमें से हम घटाएंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगी, प्रोटॉन बंधुता। पी एक मतलब आपके पास में क्या है, प्रोटॉन बंधुता, यानी प्रोटॉन एफिशिएंसी और डिसोसिएशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और आपके पास में ये मतलब आपके पास में एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी यानी इलेक्ट्रॉन की बंधुता। ठीक है, यानी कि किसी भी हमारे पास में प्रोटॉन बंधुता का जो सामान्य है उसको ज्ञात करने के लिए बॉर्न हैबर चक्र की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी स्पीशीज के लिए प्रोटॉन बंधुता ज्ञात करनी है, उसका मान हम किसे ज्ञात करते हैं, बॉर्न हैबर चक्र की सहायता से। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हमारे पास में जो हमारे पास में ब्रांस्टेड-लोरी सिद्धांत है, इसकी क्या क्या कमियां रही, उन कमियों को दूर करने के लिए जो आर्हेनियस ने अवधारणा दी, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। धन्यवाद।